हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू द फर्स्ट यूट्यूब चैनल जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एमडी की कोचिंग दी जा रही है। हमने चरक संहिता कंप्लीट कर ली है एंड गोविंद पारिक जी से भी हमने क्रैश कोर्स के दौरान चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट कंप्लीट कर लिया है सारा पोर्शन। एंड अब हम पहुँचे हैं सुश्रुत संहिता को कंटिन्यू करते हुए सुश्रुत सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 18 व्रण आलेपन बंधन विधि। इसमें हम आलेप के बारे में और जो व्रण बंधन है, बैंडेज के बारे में बात करेंगे। कई तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से हर साल आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक श्लोक है, श्लोक नंबर 3, आलेप आद्य उपक्रम। तो सबसे पहला इस चैप्टर में जो उपक्रम बताया है वो है प्रथम उपचार आलेप, मतलब कि लेप करना। लेकिन अगर आप सुश्रुत चिकित्सा चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, उसमें अपतर्पण आद्य उपक्रम बताया है। ठीक है, वहाँ पे अपतर्पण को प्रथम उपचार माना गया है, तो फर्स्ट चॉइस आपकी वहीं से लगेगी कि अपतर्पण जो है वो आद्य उपक्रम होता है। ठीक है, और इसमें आलेप आद्य उपक्रम बताया है। और आलेप जो है वो प्रधानतम उपचार होता है, जबकि बंधन जो है वो प्रधान उपचार होता है। ठीक है, एंड आलेप को सभी प्रकार के जो शोफ होते हैं उसमें प्रधान माना है और अधिक हितकारी माना है। आलेप के पश्चात हम बंधन की प्रधानता के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है श्लोक नंबर 4 में, वो ये आता है कि जो आलेप होता है वो प्रतिलोम दिशा में, मतलब कि जो हमारे रोम होते हैं, बाल होते हैं, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है। क्योंकि प्रतिलोम दिशा में लगाने से जो औषधि होती है वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। ये देखिए, नीचे लिखा है कि रोम कूपों में प्रवेश करती है और स्वेद वाहक स्रोतों में अच्छी तरह से चली जाती है और ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और बाकी अगर सर्जिकल प्रोसीजर्स, जितने भी शस्त्र कर्म विधि है, वो सारे प्रोसीजर्स आचार्य सुश्रुत ने अनुलोम दिशा में बताए हैं। एक्सेप्शन है कि जो लेप है वो प्रतिलोम दिशा में बताया है। एंड सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है कि जो आलेप होता है, हमें उसको सूखने नहीं देना चाहिए, क्योंकि सूखने पर वो निरर्थक हो जाता है, ड्राई हो जाता है और पीड़ा करने वाला होता है। लेकिन अगर कोई व्रण शोक में पीड़न कार्य करना है तो सूखने दे सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ इसको सूखने नहीं देना चाहिए। आलेप जो होता है, मतलब लेप जो होता है, वो 3 प्रकार का होता है, प्रलेप, प्रधेय एंड आलेप। प्रलेप जो होता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, लेप 3 प्रकार का है, प्रलेप, आलेप, प्रधेय। एंड सबसे पहले प्रलेप की बात करेंगे तो ये शीतस तनु विशोषी विशोषी च, मतलब कि ये ठंडा होता है, पतला होता है और ये सूखने वाला नहीं होता है। प्रदेह जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है। इसमें औषधियों को गर्म पानी में मिक्स कर वात और कफ प्रधान शोफ में प्रयुक्त किया जाता है। और पित्त और रक्त प्रधान रोगों में ये शीत और मोटा लगाया जाता है। ठीक है, मोटा भी लगा सकते हैं, पतला भी लगा सकते हैं। प्रदेह स्तनु उष्ण शीतो व बहुलो बहु अविशोषी च, ठीक है, अधिक ना सूखने वाला होता है। एंड आलेप जो होता है वो प्रलेप और प्रदेह के मिले हुए लक्षणों वाला होता है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि जो लेप है वो 3 प्रकार का है, प्रलेप, आलेप, प्रदेह। जो प्रलेप है वो ठंडा और पतला होता है और प्रदेह जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है। वात कफ में उष्ण जल में इसकी औषधियों को मिक्स करके लगाया जाता है और रक्त दोषों में और पित्त दोषों में इसकी औषधियों को शीतल जल में मिक्स करके लगाया जाता है। प्रलेप और प्रदेह के मिले जुले जो लक्षण होते हैं वो आलेप में होते हैं। अब नेक्स्ट आलेप जो है, ये इसमें दोष स्पेसिफिक बताए हैं। जो आलेप होता है वो रक्त पित्त प्रधान शोथ का शमन करता है, लेकिन जो प्रदेह होता है वो वात और कफ श्लेष्मा प्रधान शोथ का शमन करता है। एंड जो प्रदेह है इसे प्रायः कल्क या निरुद्ध आलेपन भी कहते हैं। ठीक है, और जो अविदग्ध शोफ होता है उसमें आलेपन हितकारक होता है। ये दाह, राग, पाक, रुजा, ये इस मैंने पहले भी बताया आपको कि ये रक्त पित्त प्रधान जो दोष होते हैं, रोग होते हैं, उनमें ये हितकारी होता है। और अगर हम देखें कि जो मर्म स्थान है, गुह्य स्थान है, वहाँ पर आलेपन हितकारी होता है। पित्तजन्य शोफ में आलेप में छठा भाग स्नेह का प्रयोग होता है।
वातजन्य शोफ में 1/4 भाग स्नेह का प्रयोग होता है और कफजन्य शोथ में 1/8 भाग अष्टमांश भाग स्नेह का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आलेप की बात की जा रही है। आपने सिंपली इतना याद रखना है कि जो आलेप होता है वो रक्त पित्त प्रधान दोषों में, रोगों में काम आता है और इसकी मोटाई बताई गई है इसमें। ठीक है, और जो प्रदेय होता है वो वात और कफ प्रधान रोगों में काम आता है, प्रधान शोथ में काम आता है। मेनली हम स्वेलिंग के लिए लेप का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि जो बंधन होते हैं, बैंडेजेस होते हैं, इनसे व्रण का शोधन, हीलिंग मतलब रोपण और अस्थि और संधियों की स्थिरता रहती है। और जो शोफ होते हैं सभी प्रकार के, सर्व शोफानाम सामान्यम प्रधानतम। ठीक है, इसमें सभी शोफों में प्रधानतम जो प्रयुक्त होता है वो है आलेप। ठीक है, शोफ के लिए आलेप, बाकी व्रण शोधन रोपण के लिए बंधन। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आलेप की इन जनरल जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, ये श्लोक नंबर 12 में। अब देखिए, आलेप की मोटाई भैंस के गीले चर्म के बराबर होती है, अर्धमाहिष चर्म। एंड आलेप को रात्रि में नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि रात्रि में शीतलता होती है। ठीक है, आलेप लगाएंगे तो वो ठंडा ही रहेगा, तो उसके अंदर की जो ऊष्मा होती है वो बाहर तो निकलेगी नहीं, जिसके कारण वो जो स्थान है वहाँ पे व्रण की वृद्धि और हो जाएगी, मतलब शोफ की वृद्धि और हो जाएगी और अन्य रोगों की भी उत्पत्ति होगी। और जो प्रदेय है, ठीक है, पित्त, रक्त या रक्त पित्त, अभिघात और विषजन्य रोगों में दिन में लगाना चाहिए। और इसमें कुछ रूल्स हैं कि पहले का लगाया हुआ लेप आप अगले दिन नहीं यूज़ कर सकते, सेम पेशेंट पर भी नहीं यूज़ कर सकते, डिफरेंट पेशेंट पर भी नहीं यूज़ कर सकते। और जो लेप लगाया है उसके सूखने पर आप उसके ऊपर एक और कोटिंग लेप की नहीं कर सकते, जिससे ऊष्मा उसके अंदर ही रह जाएगी और उस स्थान पर गर्मी, वेदना, दाह और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और प्रथम बार जब आप लेप लगाते हैं तो आपका थोड़ा सा लेप बच जाता है, तो उसको भी दोबारा से यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शुष्क होने से, ड्राई होने से उसका वीर्य ख़त्म हो जाता है और वो लगाने पर कार्य की सिद्धि नहीं होती है, व्रण ठीक नहीं होता है। एंड नेक्स्ट इसकी अब हम व्रण के बंधन के बारे में बात करेंगे। व्रण के जो बंधन होते हैं इसमें कुछ द्रव्य जो प्रयोग किए जाते हैं बैंडेजेस में, वो द्रव्य हैं 15+ द्रव्य बताए हुए हैं, जैसे कि शोम है, ठीक है, रुई है, भेड़ की ऊन से बना हुआ, और पट्ट वस्त्र, ये सब बताया हुआ है। संतानिका, मलाई बताई है, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लो आदि, तूल, फल, रस्सी, ये सब व्रण बंधन के द्रव्य हैं जो बैंडेजिंग में काम आते हैं। व्रण बंधन जो है आचार्य सुश्रुत ने 14 प्रकार के बताए हैं, वाग्भट जी ने 15 प्रकार के बताए हैं एंड चरक जी ने 2 प्रकार के बताए हैं। 14 प्रकार के आचार्य सुश्रुत के अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक एक्स्ट्रा जो वाग्भट जी ने बताया है वो है उत्संग नामक बंध, ये उन्होंने एक्स्ट्रा बताया है। तो 14 प्रकार के जो बंध होते हैं, आइए देखते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो श्लोक नंबर 19, इसमें जो लिखा है कि तत्र कोशम अंगुष्ठ अंगुली पर्वसु, जो कोश बंध होता है वो अंगुली और अंगूठे के पर्वों में लगाया जाता है। ठीक है, तत्र कोशम अंगुष्ठ अंगुली पर्वसु। दाम संबाधे अंगे, ठीक है, जो संबाध मतलब कि तंग और ऐंठन युक्त अंग होते हैं वहाँ पे दाम बंध लगाया जाता है। संधि कूर्चक भ्रू स्तनांतर तल कर्णेशु, ठीक है, संधि कूर्चक पे भ्रू में, स्तन के मध्यम में, तल मतलब हाथ और पैर के तले में, कर्ण में, यहाँ पे स्वस्तिक बंधन लगाया जाता है। स्वस्तिक बंधन का मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बताती हूँ जो यहाँ पे नहीं बताया। देखिए, अंश की जो संधि होती है वहाँ पे भी स्वस्तिक बंध लगाया जाता है। एंड नेक्स्ट इसकी अनुवेलितम तु शाखासु, शाखाएं जो होती हैं वहाँ पे अनुवेलित बंधन लगाया जाता है। लेकिन एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए कि अगर संपूर्ण रूप से शाखा कट गई हो, मतलब कि हाथ पैर पूरे संपूर्ण रूप से किसी वजह से कट गए हो, तो वहाँ पे अनुवेलित बंध नहीं लगाते, वहाँ पे कोश बंध लगाया जाता है। नेक्स्ट इज ग्रीवा मेडियो प्रतोलिम, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। ग्रीवा में मेड़ में प्रतोली बंध लगाया जाता है। वृत्ते अंगे मंडलम, गोल गोल जो अंग होते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे टेबल नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो जैसे कि उदर हो गया एंड उरु हो गया, बाहु है, तो वृत्त अंग जो है वहाँ पे मंडल बंध लगाया जाता है। एंड नेक्स्ट इसकी अंगुष्ठ अंगुली
मेड अग्रेशु, वहाँ पे स्थगी का बंद लगाया जाता है। स्थगी का बंद जो होता है मतलब जो बिल्कुल ऐसा बंद होता है जैसे कि आगे से वो जिसको अच्छे से बंद कर दिया जाता है, जैसे कि मेड, अंगुष्ठ में, अंगुली में और मेड में। एंड नेक्स्ट इसकी यमल व्रण्य यमकम, पार्श्ववर्ती 2 व्रणों में यमक बंद लगाया जाता है। हनु शंख गंडेशु खटवाम, ये भी क्वेश्चन आया है। हनु प्रदेश में, शंख प्रदेश में और कनपट्टी पे, ठीक है। कनपट्टी मतलब शंख प्रदेश मतलब टेम्पोरल एरिया जो होता है, ठीक है। तो हनु प्रदेश में, थोड़ी में और शंख प्रदेश में और गंडेशु में, कपाल में खटवा बंद लगाया जाता है। और अगर हनु प्रदेश में सिर्फ हनु बंद, अगर हनु की बात की जाए तो खटवा बंद लगाते हैं, लेकिन अगर हनु संधि का भग्न यानी कि फ्रैक्चर हो जाए वहाँ पे पंचांगी बंद लगाते हैं, ठीक है। अपांग प्रदेश में चीन बंद लगाते हैं। पृष्ठ उदर उरो, यहाँ पे विबंध लगाया जाता है। वक्षस्थल में भी, ठीक है। पीठ में पृष्ठ उदर उरो, पीठ उदर वक्षस्थल पर विबंध लगाया जाता है। मूर्धनि वितानम मतलब कि सिर पर वितान बंद लगाया जाता है। चिबुक, नासा, ओष्ठ, अंश, बस्तीशु, यहाँ पे गोफना बंद लगाया जाता है, ठीक है। ये गोफना बंद टी शेप बैंडेज होती है। तो ठोड़ी की नोक पर, चिन पर, चिबुक जिसे बोलते हैं, नासा पर, ओष्ठ पर, बस्ती पर, यहाँ पे और अंश पर, ठीक है, शोल्डर में, यहाँ पे गोफना बंद लगाया जाता है। और अंश पर गोफना बंद लगाया जाता है, लेकिन अंश संधि पर मैंने आपको बताया स्वस्तिक बंद लगाया जाता है। जत्रु ऊर्ध्वम पंचांगी, जत्रु के ऊर्ध्व पार्ट में पंचांगी बंद लगाया जाता है। हनु संधि भग्न में भी पंचांगी बंद लगाया जाता है। तो इस तरह से ये सारे बंद हैं, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे हमने विबंध पढ़ा था, पृष्ठ उदर उरह मतलब वंशम प्रदेश में विबंध लगाया जाता है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा और चीज़ है कि मूत्र वृद्धि में, जलोदर में, परशु का भग्न में, रिब्स के फ्रैक्चर में भी विबंध लगाया जाता है। उत्संग जो आचार्य वाग्भट ने बताया है, उत्संग मतलब क्या होता है कि आर्म स्लिंग, ये बाहू पर, ठीक है, उसमें लगाया जाता है, अपर लिम्ब में। जो बंधन हम पट्टी बांधते हैं उसकी गांठ जो होती है, जिसकी यंत्रणा जिसको बोलते हैं, वो 3 प्रकार की होती है, ऊपर, नीचे और तिरछी। और एक चीज़ और है कि व्रण के ऊपर पीड़ा या बाधा पहुंचाने वाली ग्रंथि या गांठ नहीं लगानी चाहिए। एंड नेक्स्ट इसकी विकेशिका। विकेशिका क्या होता है? विकेशिका होता है गॉस पीस, ठीक है। तो जब हम बैंडेज करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले हम व्रण के ऊपर हम मेडिसिन लगाते हैं। मेडिसिन कैसे लगाते हैं? विकेशिका के मतलब गॉस पीस के ऊपर मेडिसिन रख के फिर उसको वहाँ पे रख देते हैं। तो विकेशिका पे जो मेडिसिन होती हैं, औषधीय कल्क जिसे हम कहते हैं, वो औषधि अति स्निग्ध नहीं होनी चाहिए, अति रूक्ष भी नहीं होनी चाहिए और विषम भी नहीं होनी चाहिए। अति स्निग्ध होगी तो वो कीचड़ कर देगी वहाँ पे, रूक्ष होगी तो व्रण फटने लग जाता है, और विषम रखने से व्रण के मार्ग में घर्षण होता है। अब जो बंध होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, गाढ़ बंध है, समबंध है और शिथिल बंध है, ठीक है। बंध जो दबाने पर भी पीड़ा ना करे उसे गाढ़ बंध कहते हैं, जो सांस लेने पर भी हिले डुले उसे शिथिल बंध कहते हैं, और जो गाढ़ा ना हो और शिथिल ना भी हो वो होता है समबंध, ठीक है। अब गाढ़ बंध कहाँ कहाँ होता है, शिथिल बंध कहाँ होता है और समबंध कहाँ होता है? देखिए, जो गाढ़ बंध होता है वो आपको याद रखना है कि स्फिक, कुक्षी, कक्षा, वंशन, पुरो, शिर, यहाँ पे गाढ़ बंध होता है। और शिथिल आपने याद रखना है, नेत्र और संधियों में शिथिल बंध बांधा जाता है, ठीक है। बाकी जो बचे हैं वो आपने उसमें आ जाएंगे आपके संबंध में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, जहाँ पर मैंने कहा कि नेत्र और संधियों में मतलब जॉइंट्स में शिथिल बंध बांधना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइट बंध बांधेंगे तो जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, मोबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ पे शिथिल बंध बांधना चाहिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो वंशन संधि होती है वहाँ पर आपको गाढ़ बंध बांधना पड़ेगा, ठीक है। एंड दोष अनुसार बंध का वैशिष्ट्य क्या होता है कि जो पैथिक व्रण होते हैं उसमें गाढ़ बंध अगर लगाना हो तो संबंध लगाना चाहिए, संबंध लगाना हो तो शिथिल लगाना हो तो उस स्थान को खुला छोड़ना चाहिए। लेकिन कफ से दूषित व्रण जो होते हैं उसमें उल्टा होता है, शिथिल बंध लगाना हो तो उसमें संबंध लगाना हो तो उसमें गाढ़ बंध लगाना हो तो उसमें अत्यंत गाढ़ बंध लगाना चाहिए। एंड
पित्त दोष में जो मैंने बताया वैसे ही रक्त दोष में भी करते हैं, और कफज दोष में जैसा बताया तो उस वैसा ही हम नियम फॉलो करते हैं वातज दूषित व्रण में। ठीक है। कालांतर बंध व शिष्टे, देखिए अगर पित्त दुष्टि हो शरद और ग्रीष्म ऋतु में एक दिन में 2 बार जो है पट्टी चेंज करनी चाहिए। दुर्अहनो बंधिए नाथ। ठीक है, ये श्लोक में अगर आप देखें दुर्अहनो। एंड रक्त की दुष्टि हो तब भी वैसा करना चाहिए, एक दिन में 2 बार बंधन चेंज करना चाहिए। कफ की दुष्टि हो हेमंत ऋतु या वसंत ऋतु हो तो तीसरे दिन हम चेंज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसकी जहाँ पे गाढ़बंध बांधना है वहाँ पे अगर हमने शिथिल बांध दिया तो क्या होगा, या फिर जहाँ पे शिथिल बांधना है तो वहाँ पे हमने बहुत टाइट पट्टी कर दी, गाढ़बंध बांध दिया तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली जहाँ पे शिथिल ढीला बंधन बांधना था वहाँ पे हमने गाढ़बंध बांध दिया तो वहाँ पे शोफ वेदना उत्पन्न हो जाएगी एंड औषध भी निरर्थक हो जाएगी। और गाढ़बंध और संबंध के स्थान पर शिथिल बंध बांध दिया तो पट्टी सांस लेने पर भी इधर उधर हिलती रहेगी, ढीली पट्टी रहेगी, औषधि गिर जाएगी और पट्टी के इधर उधर खिसकते रहने से व्रण के मार्ग में घर्षण भी होगा। ठीक है। और इसके बाद है अगर हम संबंध बांधते हैं तो क्या होता है। तो संबंध जो है, संबंध नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये श्लोक है 29। इसमें लिखा है कि अगर हम बंधन अनुकूल बांधा जाए, ठीक है, जैसा बंधन बांधना चाहिए वैसा बंधन बांधा जाए तो वेदना उपशांति और सृक प्रसादो मार्धवम च, रक्त की शुद्धि होती है, वेदना में शांति होती है और वो स्थान जो होता है उसमें मृदुता बनी रहती है। नेक्स्ट इसकी कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कहाँ पे बंधन नहीं बांधने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। श्लोक नंबर 33 देखिए, जब पित्त रक्त अभिघात और विष हो, ठीक है, पित्त तथा रक्त की दुष्टि हो, अभिघात ट्रॉमा हो या विष के कारण उत्पन्न हुए व्रण हो, सूजन जलन पाक लालिमा सुई चुभने जैसी पीड़ा और शार अग्नि दग्ध हो तो ऐसे केसेस में जो है बंधन नहीं बांधना चाहिए। एंड नेक्स्ट श्लोक में कुष्ठ नाम अग्नि दग्धा नाम, कुष्ठ रोगी में अग्नि दग्ध में, पीड़िका मधुमेही नाम मधुमेह पीड़िका में, एंड कनिका उंद्रु विष मतलब कि चूहे के कांटे से जो फैला हुआ विष होता है, ठीक है, चूहे का विष, उससे उत्पन्न जो कर्णिका होती है उस पे भी हमने नहीं बांधना है बंधन। ठीक है। मांस पाके गुद पाके, मांस पाक जने गुद पाक जने व्रणों में बंधन नहीं बांधना होता। और इसके बाद बताया है कि बंधन बांधने की क्या विधि होती है। देखिए, सबसे पहले हमने औषधीय कल्क जो है गॉस पीस पर रखकर उसको व्रण के ऊपर रख देना है, मतलब विकेशिका को व्रण के ऊपर रख देना है। फिर उसके बाद एक कवलिका मतलब कॉटन पैड रख देना है, ऊपर से हमने बैंडेज कर देनी है। ठीक है, विकेशिका, औषध कल्क, कवलिका एंड देन बैंडेज। और अगर हमने जैसे कि व्रण के अंदर बहुत ज़्यादा पस भरी हो तो पित्त और रक्त की दुष्टि से उत्पन्न व्रण में एक बार ही दबाकर दोष का पुए आदि का स्त्राव कर देना चाहिए। कफ जन्य और वात जन्य व्रण में बार बार मतलब दबाकर पुए निकालनी चाहिए। और निकालनी कैसे चाहिए, वही अनुलोम दिशा में। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया सभी प्रोसीजर्स अनुलोम दिशा में होते हैं, एक्सेप्ट लेप जो होता है प्रतिलोम दिशा में होता है। हस्त स्थल से व्रण को धीरे धीरे दबाकर अनुलोम रूप से पुए आदि को निकालें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बैंडेज भी करनी सीख ली है और कितने प्रकार की बैंडेज होती है वो भी देखी है, कौन कौन से स्थान पर होती है, और टाइट बांधना है, ढीली बांधनी है या संबंध बांधना है ये भी हमने देखा है। और अगर ठीक से ना बांधी हो तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, शिथिल की जगह टाइट बांधी हो, गाढ़बंध बांधी हो तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और कब कब बैंडेज चेंज करनी चाहिए, पुए आदि को पस आदि को कैसे निकालना चाहिए दोषों के अनुसार, तो हमने इस चैप्टर में सीखा है। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक श्लोक मैंने आपको कवर कराया है, इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जो चैप्टर मेरे को पढ़ने में 2 घंटे लगे वो सिर्फ 19 मिनट में आपका कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से 2-3 बार पढ़िए तब जाके आपको ये लर्न होगा। एंड अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे डेली की पॉइंट्स अपडेट होते हैं चैप्टर वाइज, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर पर व्हाट्सएप करिए। 50 रुपीज़ मंथली उसकी फ़ीस है। धन्यवाद।